नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र में कितना हल्ला था। ये सज्जाद नोमानी 10 दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई वीडियो जारी किए उन्होंने। वोट जिहाद में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। सूचनाएं तो यहाँ तक हैं कि जो 17 शर्तें उन्होंने रखी थी महाविकास अघाड़ी के सामने, तो उसमें भी बड़ी सौदेबाजी हुई और उनको पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने के लिए भी यात्रा की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई, शरद पवार, उद्धव ठाकरे एंड कंपनी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। लेकिन नतीजा क्या निकला साहब? महाराष्ट्र से जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस के करीब करीब 3% मुस्लिम वोट घट गए लोकसभा चुनाव के मुकाबले, और उद्धव सेना के करीब 7% नीचे डाउन हो गए। और 288 के सदन में महाराष्ट्र में कितने मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं? केवल 8। इतना हल्ला काटने के बावजूद और एक तरीके से पूरा आपने ताकत लगा दी कि मुस्लिमों को एकजुट किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति को सत्ता से बाहर करके खुद सत्ता में आसीन हुआ जाए। लेकिन आपने देखा कि जैसे जैसे ये नोमानी के फतवे आ रहे थे या जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, या कांग्रेस के नेताओं या शरद पवार के पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे थे, उसका उल्टा असर हुआ। और वो असर हमें इस रूप में देखने को मिला कि ध्रुवीकरण हुआ वहां हिंदुओं का, एकजुट वोटिंग हुई और नतीजा आप देख लीजिए क्या हुआ है। ये तीनों दल, एमवीए के तीनों दल 50 सीटों पर सिमट करके रह गए। इससे ज्यादा तो अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सीटें मिल गई हैं। और यहां उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव था। जो नतीजा आया वो हमारे आपके सामने है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई और 7 पर योगी आदित्यनाथ और आरएलडी का कब्जा हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नतीजा तो कुंदरकी से आया, जहां 65% मुसलमान मतदाता होने के बावजूद समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में जो आज से शुरू हो गया है, वक्फ संशोधन बिल आना ही आना है। अब उसके जो रिएक्शंस हैं वो पहले से ही शुरू हो चुके हैं। संभल में जो कुछ हुआ है ये एक तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये टेस्ट किया जा रहा था योगी सरकार को, और योगी सरकार ने अब ऐसा लगता है कि घुस भरने की तैयारी कर ली है। 2,500 लोगों को के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। संभल के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको भी नामजद कर लिया गया है। एक दूसरे मुस्लिम एमएलए के बेटे को भी नामजद कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अब बख्शीश नहीं है। अगर आप राज्य की जनता के अमन से, राज्य के विकास से, सद्भावनापूर्ण माहौल से खेलने की कोशिश करेंगे तो आप बुक होंगे और अंदर जाने की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपके चिर परिचित वीरेंद्र नाथ भट्ट, लखनऊ से। जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। क्या हम मान लें कि जो वोट जिहाद इस देश में जारी था उसका खेल खत्म कर दिया है
और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणामों ने ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। आपने 3 विषय उठाए हैं। पहला महाराष्ट्र का चुनाव, दूसरा वक्फ बिल और तीसरा संभल का जो कल हिंसा हुई है मस्जिद को लेकर के। तो पहले बात करते हैं संभल की। संभल में सबसे बड़ा जो पाखंड सामने आया है कि जो संभल की मस्जिद है, जिसको शाही जामा मस्जिद कहा जाता है, वो हरिहर नाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है और वो मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है, एएसआई के अधीन है। और उस संपत्ति और उस मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज करा करके उसमें जो है बाकायदा एक मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है उस मस्जिद के ऊपर उसका कब्जा था और वही उसका मैनेजमेंट जो है उसकी पूरी व्यवस्था संभाल रही थी। और अब ये कहा जा रहा है कि साहब वो संभल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल जज ने बिना मस्जिद के पक्ष को नोटिस जारी किए बिना उनको सुने ये एक पक्षी आदेश जारी कर दिया। तो यहाँ पे पहली बात तो ये स्पष्ट करनी है कि जब कोर्ट में ये एप्लीकेशन गई थी तो उसमें आपका जो वादी है और जो प्रतिवादी है यानी एएसआई दोनों मौजूद थे और जो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था किसी भी प्राचीन एंशिएंट बिल्डिंग का सर्वे बिना एएसआई के एक्सपर्ट्स की मौजूदगी के नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है कि ये बात टेक्निकली तथ्यात्मक रूप से और कानूनी रूप से ये बात गलत है कि दूसरे पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस चूंकि वो प्रॉपर्टी एएसआई के अधीन है, 1920 से उसके अधीन है, बाकायदा एएसआई एक्ट के तहत नोटिफाइड वो स्मारक है। और जो शाही मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसकी कोई लीगल भूमिका है ही नहीं। आपने देखा होगा कल सुबह 8 बजे के आसपास दंगा हुआ था और इस समय अब लगभग जो है 36-38 घंटे हो चुके हैं। अब तक किसी मौलाना ने और किसी सेकुलर ने आके कैमरे के सामने ये नहीं कहा कि साहब ये मस्जिद तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आती है और 1991 के एक्ट से कवर होती है और उस एक्ट के अनुसार किसी भी धर्म स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उसमें ये भी कहा गया है कि जो स्मारक एएसआई के अधीन है वो 1991 के एक्ट से कवर नहीं होगा। तो और अब तक उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हम संभल के सिविल जज के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे क्योंकि शाही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का कोई लीगल आधार है ही नहीं। तो वो चुनौती किस आधार पे देगा जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसलिए अब उनको लगा कि हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के रास्ते बंद हो चुके हैं, सीमित हैं और उसको अवैध तरीके से उस मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में इंदराज रेवेन्यू रिकॉर्ड में करा दिया गया था। तो या तो वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट जाए या एएसआई हाई कोर्ट जाए। शाही मस्जिद की ईदगाह की इंतजामिया कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को सिविल कोर्ट के फैसले सर्वे कराने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि उसका अपना कोई कानूनी लोकस स्टैंडाई ही नहीं है। एक तो ये बात सामने आ रही है। आपने अब तक जो है एक भी किसी मुसलमान विद्वान को, मौलाना को, ओवैसी को मस्जिद के पक्ष में कोई तर्क देते अब तक सुना है आपने? कोई नहीं बोला अभी तक। तो यहाँ तो ये समस्या आ रही है। तो ये तो मामला जो है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हल हो सकता है अगर कोर्ट से आदेश ये दे दिया जाए कि साहब ये जो है जब ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, ये प्राचीन स्मारक है, तो इसका एक सामान्य मस्जिद के रूप में प्रयोग कैसे हो रहा है। ताजमहल के अंदर आगरा में जो मस्जिद बनी है उसमें एएसआई ने केवल फ्राइडे को प्रेयर की अनुमति दे रखी है और एएसआई एक्ट में एएसआई को ये अधिकार है कि ये प्रोविजनल परमिशन को वो विड्रॉ कर सकती है, वापस ले सकती है। अब कोर्ट के सामने मामला ये जाएगा कि साहब ये इस पे प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, एएसआई का है या वक्फ बोर्ड का है। और अभी ये जो 23 नवंबर को शनिवार को कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास हो गया है
उसमें वक्फ नियमावली 2024 को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। उसमें ये नियम बना दिया गया है कि 1952 से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो संपत्ति एज वक्फ संपत्ति दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, केवल उसी को वक्फ संपत्ति माना जाएगा। तो ये तो तय है कि ये जो जो संभल की जो सो कॉल्ड शाही मस्जिद है, ये अभी पिछले कुछ 20 या 30 सालों के पहले 20 या 30 साल पहले एज वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज हुई है। तो इनका कानूनी आधार बहुत कमजोर है और इसी के कारण संडे को सुबह 7:30 बजे 2,500-3,000 लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने बहुत ही तार्किक बात कही है कि आज तो ना कोई फ्राइडे था, ना कोई त्योहार था, ना ये कोई नमाज का समय था, तो इतने हजारों लोगों की भीड़ मस्जिद के पास एकत्रित किस लिए हुई थी? इसका जवाब अभी तक जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से नहीं आया है कि जाड़े में 7:30 बजे इतने हजारों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई, क्योंकि उनको मालूम था 8 बजे सर्वे करने की टीम आ रही है और सर्वे की टीम को सर्वे करके 29 नवंबर को सिविल कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी है। और उसने और वो चूंकि वो इतना ओपन शट केस है कि वहां पे जो है सर्वे का काम 2 मिनट में पूरा हो गया। और एक बात और है, 1980 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, तो आपने देखा है जिलों में रह करके मुरादाबाद के जिला सूचना अधिकारी ने जिले के विकास की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की और उसमें 1872 या 71 के अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ जो गैजेटियर था और उसमें जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर नाथ का मंदिर था और ये उस मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है। उन्होंने आईडी जोशी जो जो जिला सूचना अधिकारी थे, उन्होंने ये तथ्य पुस्तिका में उल्लेख कर दिया। तो जो वर्तमान सांसद के जो बाबा जान थे शफीकुर रहमान बर्क, जो कई बार यहाँ से एमपी रह चुके हैं संभल से, वो जी इतना हाँ। नाराज हुए कि साहब उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की, डीएम से शिकायत की और आईडी जोशी के खिलाफ मुरादाबाद में कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो गई और बाद में उनको सस्पेंड किया गया, उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये जो पाखंड जो है 47 से लेके अब तक चल रहा था, 77 ईयर तो पूरे हो चुके हैं, अब तो चल रहा है और ये तो 78 ईयर है। तो अब जाकर के ये पाखंड एक्सपोज हुआ है और विष्णु जैन कितना मेहनत से ये काम कर रहे हैं आपको मालूम है। वो मथुरा का किस जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ मंदिर का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। तो अब तो एक तो ये मामला आ गया। तो उनको मालूम था मुसलमान पक्ष को कि हमारे पास कानूनी आधार नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाने के लिए पुलिस की गाड़ियां जला दो, पुलिस वालों पे हमले करो। उसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए हैं, सीओ को चोट आई है, एसडीएम को चोट आई है। तो ये मुसलमानों की पुरानी प्रैक्टिस है। और आप अगर कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर एक किताब है जो पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर एस के मलिक ने लिखी थी और दिल्ली के जामा मस्जिद के आदम पब्लिकेशन ने वो किताब छापी है, नेट पे अवेलेबल है। उसका नाम है कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में जो कुछ कहा गया है वही गाजा में हमास का चार्टर है और जो हमास के चार्टर में जो कहा गया है वही फतवा आलमगीरी जो औरंगजेब के जमाने का जो फतवा था उसमें भी वही लिखा गया है। वो फतवा आलमगीरी आज भी भारत के सारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। वही फतवा आलमगीरी भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ का आधार है, जिसके आधार पर 1939 में अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था। वही और उसी पर्सनल लॉ को लागू करने के लिए भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो ये सब जो तो ये जो हिंसा की गई, ये इसलिए ही की गई थी कि भाई अब जो है मामला मस्जिद के ऊपर ना होकर के हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हम मुसलमान हैं, हम माइनॉरिटी हैं, यूपी में बीजेपी सरकार है और केरल में बीजेपी सरकार है। योगी मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं और अंग्रेजी लेफ्टिस्ट मीडिया आएगा, बीबीसी आएगा, अल जजीरा आएगा, सीएनएन आएगा और लंदन के न्यूयॉर्क के अखबार आएंगे और मुसलमानों के ऊपर जो है अत्याचार की कहानियां चलेंगी। ट्विटर पे ट्रेंड आज ही सुबह से ट्रेंड कर रहा है, ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम। खेल शुरू हो गया और ये खेल जो है
चिर परिचित है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो शाहीन बाग हो, अलीगढ़ का दंगा हो और रजा एकेडमी का बंबई में दंगा हो, हर बार यही होता है, तो वही यहाँ हुआ था। तो अब की बार उनकी ये चाल यहाँ कामयाब नहीं हो पाई और पुलिस ने जो है काफी लोगों को गिरफ्तार किया है, बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों को रखा है और जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का जो अध्यक्ष है जफर अली को आज पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और जो वहां का सांसद है बर्क समाजवादी पार्टी का, उसके खिलाफ भी मुकदमा है और और इकबाल महमूद जो वहां का विधायक है समाजवादी पार्टी का, उसके बेटे के खिलाफ भी आज जो है नामजद एफआईआर हो गई है। तो सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि इनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले और ये कहने का मौका मिले कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के अनुसार पालन होगा। और हिंसा करके, इतनी व्यापक हिंसा करके, और उनकी योजना हिंदुओं के मोहल्ले पे हमला करके पूरे हिंदू मोहल्ले को लूटने, आग लगाने की उनकी योजना थी, ताकि मामला अंतर्राष्ट्रीय बन जाए और ये कहा जाए कि देखो साहब, मुसलमान अपनी मस्जिद और अपनी मजहबी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उनका ये खेल कामयाब नहीं हुआ और इसी बहाने उनको ये भी और जो उनके सेकुलर आका बैठे हुए हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और वो हल्ला मचाएंगे, देखो साहब मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार में अत्याचार हो रहा है। और राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि साहब कुंदरकी में जो आपने वोट की में जो गड़बड़ी की है उस पर चर्चा ना हो पाए, इसलिए आपने ये हिंसा करा दी। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी का जो राजपूत कैंडिडेट था, उसको बड़ी संख्या में मुस्लिम राजपूतों ने वोट दिया और तुर्कों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को। और शफीकुर रहमान बर्क तुर्क मुसलमान थे और मैं उनको जानता हूं 1980 से। वो हमेशा सीट ढूंढते थे कि साहब जहां जब नाराज हो गए तो वो आ गए मुरादाबाद, जब उसके बाद फिर अगला चुनाव आया तो फिर वो संभल चले गए। तो ये तुर्क बिरादरी जो है, ये अपने को जो 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 इस्लामी हमलावर थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो भारत में मुगल कहे जाते हैं, अकबर, बाबर और हुमायूं, बाबर, अकबर और जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ये अपने को जो तुर्क बोलते हैं, ये अपने को जो मुगल बोलते हैं, ये वास्तव में तुर्क है, यहाँ जिनको मुगल कहा गया है। तो ये वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल भी पार्लियामेंट में आने वाला है। तो ये पूरा ताना बाना रचा गया था कि संभल की मस्जिद को कैसे बचाया जाए और वक्फ बिल को लेकर के कैसे विवाद खड़ा किया जाए। अब आज आपने देखा कि सारे ये जो इंडिया अलायंस के लोगों ने आज लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि साहब जो जो वक्फ बिल की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। यानी उन्होंने अब ये मान लिया है कि अब उनकी ये हैसियत नहीं है, अब ये उनकी क्षमता नहीं बची है कि वो वक्फ बिल को रोक नहीं सकते। तो अब वो नाउ दे आर ट्राइंग टू बाई टाइम। तो इसलिए अब वो जो है अब वो वक्फ बिल को कह रहे साहब जो है ये विंटर सेशन में उसको पार्लियामेंट में टेबल ना होने दिया जाए। विंटर सेशन में कैसे भी इसको लोकसभा से, राज्यसभा से पास होने से रोका जाए। तो अब महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के बाद अब योगी जी को कोई और मोदी जी को कोई रोक सकता है, ये उसका भ्रम है। तो कुल ये जो है ये पारंपरिक राजनीति जो मुसलमानों ने जैसे पाकिस्तान लिया था, उसी तरीके से वो वक्फ बिल को रोकना चाहते हैं। उसी तरीके से संभल का जो हरिहर मस्जिद और हरिहर मंदिर को कब्जा करके जो मस्जिद बनाई गई है उस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। तो आप देखिए अभी तक मुसलमानों ने, मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी शाही मस्जिद के पक्ष में एक भी कानूनी तर्क नहीं आया है। ना ही ये बात आई है कि वो संभल के सिविल कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। उनको बताना वीरेन जी, चाहिए, क्यों चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? वीरेन जी, ये जो बयान आया था ओवैसी का कि साहब उत्तर प्रदेश के पास जो है वक्फ बोर्ड के पास 1,21,000 या 1,23,000 संपत्तियां 22,000। हैं, लेकिन 22,000। उनके पास 1,13,000 के कागज ही नहीं हैं। जी। तो ये तो जिनके कागज नहीं हैं और जब भी पैमाइश होगी, सर्वे होंगी, उनका गवर्नमेंट के उसमें खतौनी में और रकबों के तौर पर
जमा होंगी, तब ये इसी तरह का बवाल कराएंगे और करेंगे। देखिए, ऐसा है कि यूपी में घपले बहुत ज्यादा हैं। यूपी में एक बात लोगों को जानकारी में नहीं है, यूपी में 4-5 तरह की लैंड है। आज़ादी के बाद जो लोग अपनी संपत्ति छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उसको सरकार ने टेक ओवर कर लिया और उसका नाम है इवैक्यूई प्रॉपर्टी, यानी जो इवैक्यूएट करके जो छोड़ के चले गए, उसको हिंदी में शब्द है निष्क्रांत संपत्ति। दूसरी प्रॉपर्टी है जो आज़ादी के बाद कानून बना, चाइना और पाकिस्तान वॉर के बाद, यूपी वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये केंद्र सरकार का एक्ट है। तो जो लोग जो है पाकिस्तान के पक्ष में या चाइना के पक्ष में पाए गए थे, तो एनिमी प्रॉपर्टी मान करके उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और इसमें वैसे लोग भी थे जो जो पाकिस्तान चले गए थे। तीसरी है यहाँ पे नजूल लैंड, जिन लोगों की जमीन जो है अंग्रेजों ने 1857 के का जो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, तो अंग्रेजों ने जो जमीन जब्त की थी वो कहलाई आपकी नजूल लैंड। तो यूपी और चौथी तो और चौथी वक्फ लैंड है। यूपी में इतने घोटाले किए गए हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी और इवैक्यूई प्रॉपर्टी को सरकार से बचाने के लिए उसको उसको रेवेन्यू या राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिल करके घपला करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी में दर्ज कर दिया गया कि अब तो ये मजहब की प्रॉपर्टी होगी, अब तो अल्लाह की ये संपत्ति होगी, इसको सरकार छू नहीं पाएगी। माननीय अखिलेश यादव की सरकार में वृंदावन के पास 20 एकड़ जमीन थी, उसको कब्रिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की जमीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज किया और उसके बाद ये मंदिर दोबारा जो है ये भूमि दोबारा मंदिर को सौंपी गई। तो तो अब जो वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है, तो उसके बाद अब ये जो ये पिछले 50 सालों में कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते जो मुसलमान अशराफिया और मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलरों ने जो जो जमीन की बंदरबाट की है, वो अब सब जो है अब आप ये समझ लीजिए कि ये जमीनों का एनआरसी हो रहा है। अभी तो एक तो एनआरसी होगा नागरिकता का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब एक एक जमीन के रिकॉर्ड की पड़ताल होगी, भैया ये जमीन किसकी है। और लखनऊ में, कानपुर में बड़ी संख्या में जो जो अपराधी किस्म के लोग थे, खासकर मुसलमानों में, वो सब बिल्डर बन गए, रियल एस्टेट डेवलपर हो गए। उन लोगों ने बड़े पैमाने पर इस तरीके की लखनऊ में तमाम कॉमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बनाई हैं। अब सबकी जांच पड़ताल होगी, ये है सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा डर ये है। और वक्फ बिल से सबसे बड़ा डर ये है, जो मुसलमानों का जो अपर कास्ट है जिसको बोलते हैं अशराफ, शेख, सैयद, तुर्क, पठान और तुर्को यानी यानी जिनको मुगल कहा जाता है, तो इनका जो इंडिया की मुस्लिम लीडरशिप है उसके ऊपर पूरा कब्जा है। मुसलमानों के जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं, शैक्षणिक हों या मजहबी हों, आपको हर जगह अशरफ मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, दारुल उलूम देवबंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, पटना की इमारत शारिया हो, हर जगह आपको अशराफ मिलेगा। और हर पार्टी में भी जो इनका नेता मिलेगा, वो कांग्रेस में हो या ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी में आजम खान हो, ये सब यही लोग हैं। तो वक्फ प्रॉपर्टी पे के नाम पे जो घोटाले हुए हैं, अब जब ये पकड़ में आएंगे तो इनकी तो जमीन ही इनके पांव के नीचे खिसक जाएगी, इसलिए ये परेशान है। और वक्फ प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा घोटाला 3 राज्यों में है, 4 राज्यों में। नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। और बाकी ममता बनर्जी ने भी काफी कुछ किया है। बंगाल में, हैदराबाद में भी घोटाला बहुत है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो ये सारी चीजें अब सामने आएंगी। तो वीरेन जी, ये इसलिए बहुत चिंता है लोगों को, और ये दंगा भी और कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में तो इनका वोट जिहाद बहुत हद तक कामयाब हो गया था। अभी जो हाल में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं या दूसरी जगहों पर भी जो हुए हैं, वहां इनका वोट जिहाद नहीं चला। वजह क्या मानते हैं? वजह केवल ये है कि जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है, देश में केवल एकमात्र नेता है योगी आदित्यनाथ, जिसने अगस्त में इस मामले को उठाया था।
और एक नेता आज तक नहीं बोला, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का, समाजवादी पार्टी का, लालू यादव की पार्टी का, डीएमके का, एक नेता नहीं बोला। प्रियंका गांधी ने गाजा के ऊपर ट्वीट किया, पता नहीं कौन सी उनकी वहां रिश्तेदारी है, लेकिन आज तक बांग्लादेश के हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, लड़कियों को जबरदस्ती अपहरण करके उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। जो मुस्लिम टीचर्स हैं, जो हिंदू टीचर हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन सबको मजबूर करके, उन पे दबाव डाल करके उनसे इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। एक भी ये लोग नहीं बोले। तो अब जो 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 योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और अब तो शरद पवार ने भी मान लिया है कि योगी के इस नारे से बहुत असर पड़ा। तो अब हिंदुओं को इस समझ में आ गया है कि अब आपको ये तय कर लेना, आपको क्या, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, अस्तित्व या विचारधारा, कि हम सेकुलर हैं, हम समाजवादी हैं, हम वामपंथी हैं, तय कर लीजिए अब आप। अगर आपका अस्तित्व रहेगा तभी तो रहेगी विचारधारा, बिना अस्तित्व के कौन सी विचारधारा आपकी है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके का जिहाद अकोला में हुआ, भिवंडी में हुआ, मालेगांव में हुआ, बंबई के जो मुस्लिम बहुल सीटों पे हुआ, वो लोगों ने देखा। तो अब जो है और उनको लग रहा है कि हम जिहाद करके ही बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। और अब तो जो है, जो 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 वामपंथी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने आज ही लिखा है अंग्रेजी के अखबारों में, एक साहब ने, कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में एक बहुत ठोस हिंदू वोट बैंक तैयार कर लिया है। और आप देख रहे होंगे, जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लगातार कोशिश ये है कि हिंदुओं को जाति में बांटो, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम जाति जनगणना हम कराएंगे, हर जाति को उसकी संख्या के अनुसार भागीदारी देंगे। राहुल गांधी जो है, जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे यूपी आए थे, तो रायबरेली में टीवी के रिपोर्टर से उसकी जात पूछ रहे थे कि तुम्हारे चैनल मालिक की जात क्या है। ये इतना भद्दे तरीके से आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने व्यवहार नहीं किया मीडिया के साथ, जैसा राहुल गांधी ने किया। तो अब तो ये इनका हिंदुओं को जाति जाति के आधार पर बांटने का खेल महाराष्ट्र ने समाप्त कर दिया है। और आप देखिएगा, 2 महीने बाद फरवरी में दिल्ली में चुनाव है। अब राहुल गांधी वहां पे जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे, और वो जो खाली कागजों को जो उन्होंने कॉपी के रूप में ढाल लिया है, बाइंड करा लिया है, और उसको बताते हैं कि ये संविधान है, और वो संविधान भी नहीं लहराएंगे। अब आप देख लीजिएगा। और दिल्ली के बाद अगला चुनाव सितंबर में बिहार में है अगले साल, तो ये सामने आ जाएगा। तो अब जो है, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जो परिश्रम किया है हरियाणा में और जो महाराष्ट्र में, और जनता में जो संदेश पहुंचाया है कि आप वोट डालने घर से जरूर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, और वरना जो है आपका अस्तित्व के ऊपर गंभीर खतरा आसन्न है, खतरा है। 66% वोट मिला है। और जो बात ये लोग चर्चा करने से बच रहे हैं, महायुति अलायंस को, देवेंद्र यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे को करीब 51% वोट मिला है महाराष्ट्र में। इतना निर्णायक वोट कभी महाराष्ट्र में की जनता ने कभी किसी दल को नहीं दिया, 1952 से लेके अब तक। ये पहली बार हुआ है ये, कि इतना निर्णायक वोट दिया है। तो इससे आप समझ लीजिए कि संगठन के स्तर पर हिंदुओं में राजनीतिक चेतना का विस्तार करने के लिए संघ ने, बीजेपी ने कितना परिश्रम किया होगा। और अगर हिंदुओं को जाति में अगर अगर जा और सबसे ज्यादा अगर बटेंगे तो कटेंगे के नारे से अगर कोई अगर आतंकी तो पीड़ित है, यानी पीडीए के हमारे अखिलेश यादव जी, तो बटेंगे तो कटेंगे ने समाजवादी पार्टी की साइकिल की गद्दी उखाड़ दी है। अब आप समझ सकते हैं कि बिना गद्दी की साइकिल पे बैठ के साइकिल चलाना कितना कितना पेनफुल होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो ये पीड़ा उनकी दिखाई पड़ रही है। और पूरे अक्टूबर के महीने में, नवंबर में, समाजवादी पार्टी बटेंगे तो कटेंगे को काउंटर करने के लिए रोज एक नया नारा गढ़ती थी। लेकिन आप स्वयं इससे आप वाकिफ हैं कि समाजवादी पार्टी का एक भी नारा नहीं चला।
और योगी जी का नारा चला। तो हिंदुओं का, तो हमारे सनातन समाज का जो कैंसर है वो है जाति। आप जो है, और आप पीडीए बताते हैं। अरे दलित पिछड़े मुसलमान एकता की बात तो 50 के दशक से लोहिया जी कर रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? आपने सही। पुराना आपने पुरानी शराब को नई बोतल में पैक कर दिया। पीडीए क्या होता है? और अगर पीडीए आपको लगता है कि बहुत गरीब वंचित वर्ग है, तो बाकी आबादी के संग आप क्या करने वाले, ये भी तो बताइए। क्या हमको अरब सागर में बहा देंगे, हिंद महासागर में बहा देंगे, या आप हमारे से वही करेंगे जो हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ? क्या करेंगे आप? बताइए इस बारे में, स्टैंड लीजिए। पर इनका जो अब तक का तौर तरीका रहा है, हरियाणा और महाराष्ट्र की जो बड़ी डिफीट हुई है और अभी उत्तर प्रदेश ने जो आईना दिखाया है, उसके बाद इनकी सोच में, इनकी अप्रोच में कोई चेंज आप देखेंगे, या वैसे ही चलेंगे जैसे अभी भी हम देख रहे हैं? इन सारी हारों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले जिस तरीके से फिर से इन्होंने पुराना ही एक रिकॉर्ड बजाना शुरू किया, अदानी 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 अदानी। और आज तो दिल्ली की सड़कों पर हम देख रहे थे, यूथ कांग्रेस के लोगों से प्रदर्शन करवा रहे थे राहुल गांधी। तो इनके तौर तरीके बदलने वाले नहीं है और पार्टी को खत्म करके ही मानेंगे। ये अडानी अडानी जिस तरीके से शिपिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, और जिस तेजी से वो इजराइल में, ग्रीस में और हाइफा में उन्होंने पोर्ट्स एक्वायर किए हैं, और जिस स्पीड से उन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए हैं इंडिया में, तो और इंडिया जिस तेजी से ब्लू वाटर इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी नेवी को मजबूत करना है, और इंडिया जिस तरीके से जो आपका मार्टाइम इकोनॉमी है, अब आप सोचिए कि भारत का जो एनुअल एक्सपोर्ट है वो $700 बिलियन है। $700 बिलियन के एक्सपोर्ट के बावजूद हमारे पास इतने जहाज नहीं है कि हम अपना माल अपनी देश की कंपनियों के जहाज से भेज सकें। और हम विदेशी जो शिपिंग कंपनियां हैं उनको साल में 95 से $98 बिलियन साल में किराया देते हैं। अगर ये हमारे देश की शिपिंग कंपनियों में के जहाजों में अगर हमारा देश का जो जो माल मैन्युफैक्चर्ड है अगर जाता, तो आप सोचिए कितने लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता। अडानी अब इस काम में अडानी है, और भी कई कंपनियां हैं जो शिप बिल्डिंग के काम में बड़े पैमाने पर उतर रही हैं। और अडानी के बाद जो नया आदमी उनके निशाने पे आने वाला है वो है वेदांता के अनिल अग्रवाल। तो पूरे दुनिया में अगर सारे मेटल्स की माइंस पे अगर खरीद रहा है कोई, या तो चाइना, या फिर ये काम अनिल अग्रवाल कर रहे हैं, या फिर ये काम अडानी कर रहे हैं। तो तो राहुल, भारत की किसी भी पार्टी या नेता को इस पर खुश होना चाहिए, या चाइना के हितों की रक्षा करनी चाहिए हिंदुस्तान में बैठ करके? राहुल गांधी खुलेआम चाइना के हितों के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, और ये बात अब लोग समझ भी रहे हैं। और मामला यहाँ अडानी नहीं है। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ नहीं ले लेते, तब तक ये चाइना अमेरिका का खेल अडानी के खिलाफ इंडियन इकोनॉमी को कमजोर करने का खेल चलता रहेगा। और आपको मालूम है कि अगर अडानी ने तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में अगर अधिकारियों को रिश्वत दी थी, तो क्या इसका मुकदमा क्या यूएसए में चलेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग के थाने में एफआईआर दर्ज हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मान लिया कि अडानी ने कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है, लेकिन क्या यूएसए की कोर्ट को भारत में किए गए किसी इकोनॉमिक इरेगुलरिटी को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार है क्या? पहले ये तय हो जाए ना। तो ये सब जो है केवल जो है अडा, अडानी का जो $20 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट जो ग्रीन एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, कंपनियों में जो प्लान्ड है और ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर का सोलर पैनल का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है, और अडानी की कंपनियां अमेरिका में भी चाइना को चुनौती दे रही हैं। चाइना परेशान है
और जो चाइना का सोलर एनर्जी में जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है, उसमें डेमोक्रेट पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग जियो बिडेन का पैसा लगा हुआ है। इसलिए सारा खेल हो रहा है। अब तो सब बात खुल के सामने आ गई है, अब तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ जी सोशल हाँ, जी मीडिया हाँ। में आ गया है। ये सब जो हो रहा है, ये तो राहुल गांधी को ये तय कर लेना चाहिए कि वो किस देश के साथ है, चाइना के साथ है कि भारत के साथ है। पूरी पूरी बहुत कांग्रेस बहुत धन्यवाद। पार्टी खुलेआम बहुत चाइना के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।